नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं अनुज गुप्ता जी, जो है सीईओ फ्रॉम या वेल्थ। तो नमस्ते अनुज जी एंड वेलकम टू आईबीटीवी। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार। नमस्कार। मार्केट जो है आज नीचे था। सुबह जब ओपनिंग हुआ तो मार्केट नीचे था, रेड में नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त वी कैन सी के सेंसेक्स 247 पॉइंट्स ऊपर है, 84,920, एंड निफ्टी इज 64 पॉइंट्स अप एट 25,974। Active stocks at this hour: Infosys, Bharti Airtel, HDFC Bank, TCS, and HCL Tech. Top five gainers: Max Healthcare, Infosys, HCL Tech, TCS, and HUL. Top five losers: TMPB, Maruti Suzuki, Coal India, Interglobe Aviation, and HDFC Bank. आज बाजार जो ऊपर है उसका कारण जो है कि ग्लोबल क्यूज जो है वो इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बाकी जानते हैं अनुज जी से। अनुज जी क्या कहेंगे मार्केट के बारे में? योर एनालिसिस फॉर टुडे। देखिए, प्रिया जी, कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा है हमने। इंडियन मार्केट्स में खरीदारी आती हुई देखी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड वॉर ट्रम्प साहब कुछ कूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी उन्होंने कमोडिटीज के ऊपर अपना जो टैरिफ है वो कम किया है, जिसमें हम्म। पल्सेस हैं, कुछ हम्म। वेजिटेबल्स हैं, हम्म। और कहीं ना कहीं बीफ है। तो ये सब चीजें उन्होंने यहाँ पर टैक्स से कम करी, क्योंकि उनको लग रहा है कि टैरिफ की वजह से ये सब चीजें अमेरिकन को महंगी दिख रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेशन कंसर्न है। तो ये जी। इंडिया के लिए पॉजिटिव था। तो हमने देखा था कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। हम्म। प्लस हमने देखा कि गोल्डमैन सैक्स ने बोला कि इंडिया का जो 2026 में है, निफ्टी 29,000 आ सकती है। तो एक पॉजिटिव आउटलुक वहां देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप मॉर्गन स्टैनले की बात करेंगे तो उन्होंने भी ये बोला कि इंडिया का जो आउटलुक है वो 2026 के लिए पॉजिटिव रहेगा, और जो सेंसेक्स है वो 1,07,000 तक अगले साल छू सकता है, और उनका पॉजिटिव आउटलुक रहा। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो थोड़ी पॉजिटिव आती हुई दिख रही है। लोगों का आउटलुक पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया, और एक स्टेबल गवर्नमेंट की जो यहाँ पर चीज है वो भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में आता हुआ दिख रहा है। हम देख रहे हैं उसकी वजह से एक सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे एफआईएस की, तो एफआईएस ने भी यहाँ पर खरीदारी चालू करी है, जो कि कहीं कहीं लग रहा है कि कुछ कुछ पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। जियो पॉलिटिकल टेंशन के फ्रंट पर अभी कोई खास बात नहीं देखने को मिल रही है। टैरिफ वॉर भी यहाँ पे कुछ सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नया टैरिफ यहाँ पर नहीं आता हुआ दिख रहा है। तो उसके वजह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट जो है वो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम्म। प्लस इंटरनेशनल मार्केट में जो गिरावट देखने को मिल रही है, उसकी वजह से इंडियन मार्केट थोड़ा सा अट्रैक्टिव एफआईआईस के हम्म। लिए लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एफआईआईस की बाइंग देखने को मिल रही है। जी। अभी जो मार्केट में हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इक्विटीज जो है वो कैसे परफॉर्म करेंगे इन कंपैरिजन टू कमोडिटीज, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर हालांकि एक अच्छे खासी परफॉर्मेंस में है। हम हम्म। थोड़ा सा प्रॉफिट गोल्ड सिल्वर में देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फेडरल रिजर्व अब इंटरेस्ट रेट हम्म। नहीं बढ़ा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम्म। शायद वो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए, जी। और हो सकता है कि वो आने वाले 2 महीनों तक कोई खास चेंजेस ना रखे। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि इवन क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो मार्केट है अभी फिलहाल इक्विटी मार्केट के लिए है, और शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट के अंदर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कहीं हम्म। ना कहीं जो खरीदारी यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए Q2 अर्निंग्स के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफी हद तक पॉजिटिव आते हुए दिखा रहे हम्म। हैं। जीएसटी रिफॉर्म हुए हैं, उसकी वजह से काफी हद तक कंपनीज की अर्निंग्स पे काफी अच्छा इफेक्ट हुआ है। तो वो हम्म। भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव, और लग रहा है कि आने वाले जो ईयर एंडिंग रिजल्ट्स होंगे वो भी यहाँ पे कभी काफी शानदार होंगे, क्योंकि जीएसटी का एक्चुअली जो ट्रेंड है वो आपको वहां पे पता लगेगा। तो मुझे हम्म। लगता है कि इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करेंगे तो हमें लगता है कि मार्केट का जो मूड माहौल है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। और मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीने, क्योंकि देखिए हम्म। आगे बजट भी है और बजट में काफी सारी अनाउंसमेंट्स होंगी। जी। स्टेबल गवर्नमेंट है, एग्रेसिव बजट यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो उससे हम्म। काफी हद तक इक्विटी मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले 1 या 2 महीने अगर हम बात करें तो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छे दिख रहे हैं, और इक्विटी मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि आने वाले, अगर हम 1 महीने की बात करें, तो निफ्टी 26,500 से लेकर 26,700 के लेवल को टेस्ट कर सकती है, हम्म। और एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगी। हालांकि गोल्ड सिल्वर में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर भी खरीदारी आपको देखने को मिलेगी, मगर हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर अभी थोड़े से रेंज में रहेंगे। एक रेंज बाउंड मोमेंटम हम गोल्ड सिल्वर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। अगर हम रिस्क देखें एनवायरमेंटल, मतलब अभी जो एनवायरनमेंट काफी रिस्की है,
तो हाउ डू यू कोरिलेट इक्विटीज वर्सेस प्रेशियस मेटल्स? देखिए, रिस्क वाइज अगर हम बात करें तो डेफिनेटली, अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि अनसर्टिनिटी का माहौल आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अभी हमने लास्ट वीक भी देखा था, दोबारा हम्म। रशिया यूक्रेन वॉर देखने को मिला, यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। तो देखिए, हम्म। ये जो रिस्क है ये हमेशा से इक्विटी मार्केट पे लगा रहेगा। उसके लिए जो कमोडिटी मार्केट है, गोल्ड सिल्वर है, वो एक सेफ हेवन के तौर पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर हाँ, डेफिनेटली रिस्क अगर हम बात करें तो थोड़ा सा रिस्क है मार्केट में। देखिए, हम्म। रिस्क होगा तभी यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो वो हम्म। हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट जो मोमेंटम है वो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। अभी हमने कुछ अच्छे आईपीओ मार्केट में आते हुए देखे, जिसकी हम्म। वजह से मार्केट में नया अट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया, और काफी अच्छे रिटर्न्स आईपीओ में मिले हैं। तो लोगों की जेब में इक्विटी मार्केट में पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो चाहे वो सेकेंडरी मार्केट हो। हम्म। और हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है, यहाँ पर आपको इक्विटी मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सेंट्रल बैंक कोई ना कोई पॉलिसीज ला सकते हैं जिससे मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं अगर जो इंटरनेशनल कारण थे अब वो थोड़े से ठंडे पड़ते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो टैरिफ वॉर को लेकर हो, चाहे वो जियो पॉलिटिकल टेंशन को लेकर हो। तो सभी अभी लग रहे हैं कि फिलहाल थोड़े ठंडे बस्ते में जाते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट में और एक पॉजिटिव एटीट्यूड मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। इक्विटीज और कमोडिटीज जो है ये इकोनॉमिक स्लो डाउन में जनरली कैसे बिहेव करते हैं? डू यू एक्सपेक्ट द सेम पैटर्न इन द कमिंग ईयर? देखिए, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट के लिए तो नेगेटिव होता है। हमने हमेशा देखा है कि जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, चाहे हम रिसेशन की बात करें 2008 में, चाहे हम कोविड की बात करें, चाहे हम मंदी की बात करें, तो सभी में हमने देखा था कि बड़ी गिरावट इक्विटी मार्केट में देखने को मिली थी। तो ऐसे में हमने केवल ये देखा कि गोल्ड सिल्वर ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो 2025 में जब से ट्रम्प साहब ने ओथ लिया था 20 जनवरी 2025 को, उसके हम्म। बाद से एक रेगुलर तेजी हमने गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी है। तो जब भी अनसर्टेनिटी की माहौल होगा, जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात होगी, तो आपको गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट हाँ, जहां भी हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करेंगे या इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करेंगे, तो वहां पर आपको इक्विटी मार्केट के अंदर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। हम्म। तो अगर डॉलर स्ट्रेंथन करता है या वीक होता है तो कौन सा एसेट क्लास ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, इक्विटी वर्सेस गोल्ड? देखिए, अगर हम अभी देखें तो रुपी में कोई ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं देखने को मिल रहा। रुपी अभी भी डेप्रिशिएटिंग मोड में ऑलमोस्ट 88.50 के आसपास चल रहा है, काफी डेप्रिशिएट हुआ है। और जिस तरीके से डॉलर का स्ट्रेंथ लेगा, तो डेफिनेटली करेंसी मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। रुपी यहाँ पर वीक हो सकता है, और अगर रुपी वीक होगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी हमारी जो इक्विटी मार्केट है उस पर थोड़ा सा नेगेटिव असर जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्ट जो है हमारा, वो बिल महंगा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर रुपी वीक होगा तो यहाँ पर इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो महंगी होती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि जो इंपोर्टेड आइटम्स है या इक्विटी मार्केट है वो यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट हो सकती है। और अगर ऐसे ही रुपी वीक होता रहा तो हो सकता है कि फिर आगे अगेन हम एक अनसर्टेनिटी का माहौल देखें, और हायर लेवल पे हो सकता है कुछ हम प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखें मार्केट्स में। जी। कमोडिटीज जैसे कि ऑयल है, सिल्वर है, ये इन्फ्लेशन की बात करें तो हाउ डू यू हेज इन देम वर्सेस इक्विटीज? देखिए, जो इन्फ्लेशन, तो जनरली इन्फ्लेशन बनता है कमोडिटीज के थ्रू, जिसमें क्रूड बहुत बड़ा पार्ट है। हम देख रहे हैं कि यूएस के अंदर जो ट्रम्प साहब है वो काफी क्वांटिटी में क्रूड पंप कर रहे हैं। काफी इकोनॉमीज हैं जो क्रूड की सप्लाई इंक्रीज कर रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि क्रूड की वजह से जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट अभी भी 3% के आसपास है। हालांकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो सीपीआई नंबर आए थे 0.25% के आसपास आए थे, जिसमें वेजिटेबल के प्राइसेस, पल्सेस के प्राइसेस सभी डाउन होते हुए दिखाई देते हैं। तो कमोडिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है इन्फ्लेशन से। अगर कमोडिटीज के प्राइस बढ़ते हैं, जिसमें आपकी अनाज हो गए, फल हो गए, सब्जियां हो गई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एडिबल ऑयल्स हो गए, ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, प्लस क्रूड के प्राइसेस। तो अगर क्रूड के प्राइसेस ज्यादा ऊपर जाएंगे तो इन्फ्लेशन ग्रो करता हुआ नजर आएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो हेजिंग अगर हम बात करें, जब भी हम हेज की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में कमोडिटीज होती है जिसको हम हेज करते हैं, जिससे कि अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो कमोडिटी के मतलब कमोडिटी के भाव ऊपर जाएंगे तो फिर इन्फ्लेशन भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो जब भी हम इन्फ्लेशन को हेज करते हैं तो गोल्ड सिल्वर या कमोडिटी से इन्फ्लेशन को हेज करते हैं। जी। इन्वेस्टर्स को बैलेंस कैसे करना चाहिए बिटवीन इक्विटीज एंड कमोडिटीज इन अ मिक्स्ड मैक्रो एनवायरनमेंट? देखिए, यहाँ पर हमें लगता है कि देखिए, इक्विटी जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा हाई रिस्क का गेम है, और हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टर है या ट्रेडर है,
उसको दोनों ही लेग में पोजीशन रखनी चाहिए, इक्विटी में भी और कमोडिटी में। कमोडिटी में ही कैन 15 to 20% के आसपास अपना पोर्टफोलियो हेज कर सकता है, मीन्स 15 to 20% के आसपास अपनी पोजीशन कमोडिटी में लगा सकता है, पर्टिकुलर गोल्ड एंड सिल्वर और एनी अदर कमोडिटी जहां पर वो अपना व्यापार समझता है। प्लस वो सिक्स जो 80% है उसमें कुछ अमाउंट वो इक्विटी मार्केट में लगा और कुछ अमाउंट अपना एज ए इमरजेंसी फंड या अपनी एफडीज के अंदर रखे, जिससे कि कभी जरूरत पड़े तो वो अपनी एफडी को यूज कर सके। बट हाँ, अगर उसको हाई गेन करना है तो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट में उसको अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमने इस साल कमोडिटी मार्केट में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हुए देखे, गोल्ड सिल्वर में बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिले, बट उसके वनस्पत अगर आप देखेंगे तो कोई खास बाकी कमोडिटी में उतने ज्यादा प्राइस अप्रिशिएशन देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना हम्म। कहीं अगर हमें इन्फ्लेशन को हेज करना है तो मुझे हम्म। लगता है कि 15 से 20% आप कमोडिटी में फंड डालें और उसके हम्म। बाद का फंड आप इक्विटी मार्केट में डाल सकते हैं, जिससे कि आपको हाई रिस्क होने की वजह से हाइयर रिटर्न बहुत जल्दी इक्विटी मार्केट में देखने को मिलते हैं। हम्म। तो आपके हिसाब से कौन सा एसेट क्लास है विच करंटली ऑफर्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बिटवीन इक्विटीज, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल? देखिए, हालांकि अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है, बट इंडिया में वो लीगल नहीं है, तो मैं हम्म। उसको एडवाइस नहीं करूंगा। यहाँ पर हम्म। मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर हम हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि हम्म। आप अगर गोल्ड या सिल्वर में पैसा लगाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो हेज हो जाता है, प्लस हेज होने के साथ साथ जो हम्म। रिटर्न्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम्म। तो यहाँ पर दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है, हेज के साथ साथ आपको आरओए भी आपको सुधर जाती है। तो अगर किसी को इक्विटी अपना इक्विटी का पोर्टफोलियो हेज करना है तो हम्म। उसको 10-20% के आसपास गोल्ड या सिल्वर में पोजीशन को बना के रखना चाहिए, जिससे कि उसका इक्विटी में अगर कोई नुकसान होगा तो वो जो नुकसान की भरपाई है वो आपको कमोडिटी करता हुआ दिखाई देगा। और हम्म। अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होगी तो जो कमोडिटी के प्राइसेस है वो तेजी से शार्प गेन लेते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को हेज करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि वो अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर को रख सकते हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में रखें, चाहे वो ईटीएफ के फॉर्म में रखें, चाहे वो ऑप्शन एंड फ्यूचर के रूप में रखें, या वो फिजिकल फॉर्म में रखें। तो अगर उनको लगता है कि जिस फॉर्म में उनको रखना है तो वो उसमें रख सकते हैं, जिससे कि उनका इक्विटी का पोर्टफोलियो हेज होता हुआ दिखाई देगा। हम्म। अगर हम कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें तो वो रिपोर्ट्स जो है वो कितना इन्फ्लुएंस करती है इक्विटी वैल्यूएशंस को कंपेयर टू कमोडिटीज? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो क्योंकि कमोडिटीज में जनरली हम मैक्रो और माइक्रो फंडामेंटल्स की बात करते हैं, जिसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, हम्म। सेंट्रल बैंक्स के डिसीजंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब चीजें हम कमोडिटी के लिए देखते हैं। डिमांड सप्लाई, मॉनसून हो गया, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो सीजनल डिमांड, ये और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर काउंट करते हैं। बट अगर हम एक कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मीन्स उसके कितना प्रॉफिट रहा है, कितनी उसकी ईपीएस रही है, कितना जो नेट प्रॉफिट है वो कितना रहा है, बेड डेट्स कितने रहे हैं, कंपनी की कैपिटल कितनी है, कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है, कंपनी के एक्सपेंडिचर कितने हैं, ये सब डिपेंड करता है। देन उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, हम्म। सर्विसिंग आफ्टर प्रोडक्ट जो है वो कैसी है। तो एक जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कंपनी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगता है कि कंपनी के पास एक्चुअल में क्या वैल्यूएशंस हैं, हम्म। जिसकी वजह से हम आइडिया लगा सकते हैं कंपनी का शेयर कहाँ तक जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहीं ना कहीं जो कंपनी की वैल्यूएशंस है या कंपनी के मैनेजमेंट है या कंपनी का प्रोडक्ट है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के स्टॉक्स के लिए। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रोडक्ट के बाकी सर्विसिंग अच्छी होगी, और उसके सेल्स नंबर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और प्लस उसका रेवेन्यू, प्लस उसके मार्जिन कैसे हैं, तो ये सब चीजें जो हैं ये बैलेंस शीट देखने का तरीका है, और इनसे ये पता लगता है कि उस कंपनी की वैल्यूएशंस कितनी है, जिससे कि उसमें इन्वेस्टमेंट का आइडिया बनाया जा सके। तो ये सब जो चीजें हैं, बैलेंस शीट से लेकर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से लेकर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से लेकर सर्विसिंग, और उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कैसी है, तो वो सब चीजें एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक के प्राइस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। Teti sir, you have any questions? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ अनुजी से। अनुजी, पहले तो ऐसा था कमोडिटी में डाले नहीं डाले कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इंडिया में पिछले 2 सालों से इतना फर्क पड़ रहा है। जिन जी। लोगों के पोर्टफोलियो में नहीं था ये, उनको एक तरह से एप्रिसिएशन से वंचित रह गए हैं। तो अभी इक्विटी में तो ऐसा लगता है कि अभी पी रेशो के हाईएस्ट वैल्यूएशन पे चल रहा है एनएससी, या उसके नज़दीक चल रहा है, तो वो कितना बढ़ेगा, उसके पोजीशन बहुत कम आ रहे हैं। और कमोडिटी के बारे में श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कमोडिटी की लोगों ने उस तरह से स्टडी नहीं की है। तो कौन से पैरामीटर कमोडिटी में देखें तो आपको लगे कि इनका प्रॉपर मिक्सिंग क्या होगा और इन दोनों में
किसमें ज़्यादा फायदा होगा और क्या केयर बरतनी चाहिए और कैसे सिलेक्शन करना चाहिए। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा सेठी साहब कि जो कंपनी की बैलेंस शीट्स हैं उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। कंपनी की ईपीएस से या कंपनी के रेवेन्यू से या मार्जिन से हम आइडिया लगा सकते हैं कंपनी का स्टॉक कितना जा सकता है। बट अगर हम बात करें कमोडिटीज के लिए तो कमोडिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। और डिमांड एंड सप्लाई जो फैक्टर होता है ये जो भी फैक्टर होते हैं उससे इन्फ्लुएंस होता है। अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी तो डिमांड बढ़ जाएगा। अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सब प्राइस गिर जाएंगे नीचे। अगर सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस नीचे की। जैसे हमने अगर हम एग्जांपल की बात करें इस बार इंडिया का जो सीपीआई नंबर था 0.25% आया था जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वेजिटेबल्स ने और पल्सेस ने। तो हमने देखा कि इस बार अच्छे मानसून की वजह से वेजिटेबल्स की और पल्सेस की जो अराइवल है जो पैदावार है वो इंक्रीज हुई। उसकी वजह से कंटिन्यूसली जो अराइवल्स है वो बढ़ गई जिसकी वजह से हमने देखा कि जो प्राइजेस थे दालों के या सब्जियों के वो नीचे गिरते हुए नजर आए जिसकी वजह से इन्फ्लेशन दशकों के लो लेवल पर आ गया। तो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई का जो फैक्टर है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। प्लस उसके बाद उसकी अराइवल कैसी है उसकी प्रोडक्शन कैसी है ये सब चीजें जो है कमोडिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर कोई भी अनसर्टेनिटी का माहौल होगा या कोई भी वॉर सिचुएशन होगी तो उसकी सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर सप्लाई और डिमांड की जो चेन है अगर वो कंटिन्यूस चलती रहेगी तो उसके प्राइसेस पे इफेक्ट ज्यादा नहीं आएगा। बट हाँ जहां भी कोई स्टक होगा अगर डिमांड रुक गई तो प्राइस नीचे गिर जाएंगे। अगर सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस नीचे गिर जाएंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें क्रूड का। क्रूड में हमने देखा कि प्राइस $60 के नीचे कंटिन्यूस ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल डिमांड जो है वो काफी कम रह गई है। ओपेक ने अभी लेटेस्ट डेटा रिलीज किया कि 2026 में क्रूड के भाव जो क्रूड का स्टॉक है यूएस के अंदर वो 20,000 बैरल पर डे के हिसाब से ज्यादा रहेगा। तो उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी गिरावट क्रूड में आती हुई दिखाई दी। हाँ अगर कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है या कोई सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो फिर आपको प्राइसेस में उछाल देखने को मिलेगा। जैसे हमने देखा यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया तो उसकी ऑयल फील्ड में सप्लाई बंद हो गई। तुरंत हमने देखा कि क्रूड का भाव 4% बढ़ गया। तो क्रूड के लिए कमोडिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डिमांड सप्लाई का जो फैक्टर है वो कितना है और सप्लाई या डिमांड में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। अनुजी अभी जैसे गोल्ड का है उसका कितना, गोल्ड किस कंट्री के पास है, कितना वो खरीद रहा है, तो ऑथेंटिक डाटा टाइमली मिलता नहीं है। ईटीएफ में कितना है गोल्ड का, तो उन सबको बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमें पोर्टफोलियो में डालना है तो हमें मालूम होना चाहिए क्या है। अभी तक गोल्ड और सिल्वर ऐसा होता, जैसे आप बाजार में जाते हैं तो उसको बोलते हैं थोड़ा धनिया मिर्ची भी दे देना। धनिया मिर्ची समझो देना भूल गया तो आप उसके बिना भी चला लेते हैं, आपका अल्टरनेटिव है। तो पहले गोल्ड सिल्वर नहीं डाला तो चल जाता, 4 साल नहीं बढ़ा। अभी जहाँ 60% बढ़ गया, अब लोगों को चिंता हो गई है कि हम 10 वाला डाल रहे हैं जो बढ़ रहा है, 10-12% वाला, 15% हम डाल रहे हैं, और ये 60 वाली चीज़ को कैसे छोड़े और कितनी डालें, दे आर कंफ्यूज। देखिए ये अभी हमने सिल्वर में भी देखा। सिल्वर में जो दिवाली के टाइम पर रैली बनी थी उसमें सिल्वर के भाव फिजिकल में 2 लाख रुपए तक चले गए थे। तो लोगों ने 2 लाख पे भी बाय कर लिया क्योंकि उस टाइम पे ये हो गया था कि भाई सिल्वर के भाव अगर 2 लाख जा रहे हैं तो 2.5 लाख तक चला जाएगा। तो हमने तुरंत देखा कि दिवाली खत्म होते ही सिल्वर के भाव वापस 1.5 लाख 1,40,000 के आसपास तक आ गए थे। तो वही 2 लाख वाले ने चांदी बाय कर ली। अब अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑलमोस्ट करीबन अगर आप देखेंगे तो करीबन 40% भाव 2 लाख से करेक्ट हो चुके हैं। अगर हम चांदी के भाव की बात करें कि 40% 2 लाख से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो भाव नीचे गिर चुके हैं। तो वो एक रिटर्न है। बट अगर हम निचले स्तरों से देखें 2025 से तो अभी भी करीबन 70% की रिटर्न पे चांदी खड़ी हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो ओवर प्राइस या लोअर प्राइस की ट्रेंड होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। बट हाँ डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर प्राइस डिसाइड करता है। अब भारत में कुछ कंपनियां भी चांदी बनाती हैं, उनके बारे में कितना 700 टन बनाती है, 800 टन बनाती है, किधर यूज होता है, तो उस तरह डाटा अवेलेबल नहीं है जिस तरह से इक्विटी का अवेलेबल है। तो इससे काफ़ी इन्वेस्टरों को दिक्कत आ रही है कि कैसे इसको एनालाइज करें। और टेक्निकल एनालिसिस वाले बोलते हैं कि चांदी का टेक्निकल एनालिसिस होता ही नहीं है, और जब करते हैं सब टेक्निकल वाले रॉन्ग जाते हैं। अभी भी जो सिल्वर की स्थिति है वो ऑल टाइम हाई पे गया था और फिर 14 साल के लो पे आ गया। तो ये बहुत बड़े साइकिल चल रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है, और थोड़ी एनालिसिस की जरूरत है? देखिए बिल्कुल जरूरत है। अगर आप क्योंकि देखिए इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम मात्रा में गोल्ड सिल्वर का जो सिल्वर का तो प्रोडक्शन काफी होता है बट गोल्ड का उतना प्रोडक्शन नहीं होता है।
जैसे अगर आप बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक या हिंदुस्तान कॉपर, ये ऐसी कंपनीज है जो माइंस में से गोल्ड सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करती हैं, बाकी मेटल्स को भी निकालती हैं, तो उसमें गोल्ड सिल्वर का पार्ट भी निकलता है, बट उतनी क्वांटिटी में नहीं निकलता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो क्योंकि क्योंकि हम अभी प्राइस फॉलोअर हैं, हम अभी तक जो है लोगों ने हमको प्राइस मेकर नहीं बन पाए हैं अभी तक हम। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस होता है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं अभी। और अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया अभी बहुत पीछे है गोल्ड सिल्वर के प्रोडक्शन को लेके। तो मुझे लगता है कि अभी उतना डेटा इंडिया के परस्पेक्टिव से तो नहीं है, बट इंटरनेशनल लेवल पे है। प्लस अगर आप देखेंगे तो ईटीएफ की अगर बात करें तो इंडिया में काफी अट्रैक्शन देखने को मिला है। चांदी का ईटीएफ का अगर आप एयूएम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के आसपास हो गया है। गोल्ड का जो एयूएम है करीबन 85,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो एयूएम है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम जो है गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिला। तो जैसे ही सप्लाई डिस्टर्ब हुई दिवाली के टाइम पे गोल्ड सिल्वर में, तो एक पॉजिटिव ट्रेंड हमने गोल्ड में आता हुआ और सिल्वर में आता हुआ देखा दिवाली के टाइम पर। और उसके बाद जैसे ही सप्लाईज चालू हुई, क्योंकि दिवाली के बाद जनरली लोगों ने अपनी पोजीशन लिक्विडेट करी या प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करी, तो तुरंत एक बड़ा फॉल भी हमने गोल्ड सिल्वर के भावों में देखा। अभी गोल्ड एंड सिल्वर का एक तो डिमांड एंड सप्लाई आपने सही बताया, लेकिन उससे भी मुख्य बात यह है कि बेचना ही नहीं है। जो मेंटेलिटी है उसको कैसे आप काउंट करेंगे? अब मेरे ख्याल चाइना की भी यही पॉलिसी है कि गोल्ड बेचना नहीं है, शायद उनकी भी उससे अटैचमेंट इतना है। तो जब कभी ये बिकने को आया तो क्या हालत हो जाएगी, और सोच के आदमी डर जाता है। तो एक वो भी रिस्क है, वो हमें ऐड करना चाहिए उसमें। देखिए बिल्कुल मुझे ध्यान है एक बार एक इकोनॉमी ने गोल्ड बेचने की बात करी थी। आई थिंक साइप्रस था जिसने बोला था कि वो अपना गोल्ड बेचेगा। तो उसके बाद से गोल्ड में बड़ा करेक्शन आया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक अभी गोल्ड एक्यूमुलेट करने के मूड में है। बट हाँ, ये जरूर है कि कभी ना कभी तो वो गोल्ड बेचेंगे। तो अगर वो गोल्ड बेचेंगे तो फिर एक सेल ऑफ आपको गोल्ड में देखने को मिलेगा। करंटली अगर हम देखें तो जिस तरीके से गोल्ड प्राइस बढ़ने के बाद हमने एक डेटा देखा कि जो सिल्वर जो ज्वेलरी डिमांड थी वो करीबन 40% कम हो गई थी। लोगों की डिमांड बढ़नी चालू हो गई कॉइन्स में, रॉ गोल्ड में, गोल्ड ईटीएफ में। तो वो ज्वेलरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो अब जा रहे हैं रॉ गोल्ड के तौर पे या ईटीएफ के तौर पे, जहां पर उनको रॉ गोल्ड मिलेगा या कॉइन्स के रूप में। तो वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जब भी ज्वेलरी की जरूरत होगी तब वो उससे ज्वेलरी बनवा लेंगे। फिलहाल अभी ज्वेलरी की डिमांड अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% करेक्ट हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है मार्केट के लिए कि यहाँ पर आपको एक एक ट्रेंड में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। लोग ज्वेलरी बाय नहीं कर रहे हैं, बट दे आर बाइंग गोल्ड इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स, बार, ईटीएफ। यही मीट। यही कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से ऑन दिस सब्जेक्ट जो हमने आज डिस्कस किया है? देखिए यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ईटीएफ्स के अंदर बहुत अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप गोल्ड ईटीएफ की बात करें या सिल्वर ईटीएफ की बात करें, इनफैक्ट अगर हम इक्विटी मार्केट के ईटीएफ की बात करें, वहां पर भी बहुत सारे ईटीएफ हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपको यूएस के अंदर पैसा लगाना है तो नेस्डेक का ईटीएफ है। आपको चाइना में पैसा लगाना है तो हैंग शेंग का ईटीएफ है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोगों का जो एक ट्रेंड चेंज है वो यहाँ पर बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है। लोग अब स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। बीच में हमने देखा था कि जो ट्रेडर थे वो फ्यूचर ऑप्शन की तरफ आते हुए दिख रहे थे, बहुत फ्यूचर ऑप्शन में वॉल्यूम हम देख रहे थे। बट अब धीरे धीरे लोग दोबारा से एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो ईटीएफ के तौर पे हो या फिर वो इक्विटी मार्केट को होल्डिंग के परस्पेक्टिव से हो। बिकॉज उनको लग रहा है कि ईटीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप हर टाइम जो एसआईपी के फॉर्म में ले सकते हैं। तो एक जो ट्रेंड चेंज है, एक प्रोडक्ट के ट्रेंड चेंज है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा भी है। क्योंकि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। इसमें ईटीएफ बहुत बड़ा शेयर यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ईटीएफ एक नया प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, जो कि अब लोग इन्वेस्टर्स को, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो, सबको यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर हम बात करें मार्केट्स की, तो जैसा कि हमने अभी देखा कि बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस ने व्यूज दिए हैं कि भाई मार्केट 29,000 जाएगा, 1,07,000 सेंसेक्स जा सकता है। हमारा भी मानना है कि आने वाले 1 डेढ़ महीने में आपको 26,500 26,700 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। जितने भी फैक्टर जो पहले नेगेटिव थे अब वो धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी ऑप्टिमिस्टिक है और आने वाले 1 2 महीने मार्केट के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। जी। अनुज जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। एनी अदर थिंग यू वुड लाइक टू से बिफोर वी लीव? देखिए यहाँ पर जो भी हमने डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है। कोई जी। भी ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें।
मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट के रिस्क को समझें और स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखें। अनुज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते सेठी सर, थैंक यू। अनुज जी नमस्कार। जय जी नमस्कार।